योगी आदित्यनाथ की शपथ के बाद योगी राज में पहली पॉलिटिकल किलिंग हुई और इस बार योगी के सपोर्टर को मारा गया। योगी का एक सपोर्टर मुसलमान था, उसे मारने वाले भी मुसलमान थे। बाबर ने योगी को वोट दिया, इसीलिए उसी के मोहल्ले में उसे सजाए मौत दे दी गई। ये जो नफरत का माहौल यूपी में बनाया गया, वो खास तौर पर मोदी और योगी के मुस्लिम सपोर्टर्स को डराने के लिए है। योगी ने कहा है इंसाफ होगा, बाबर का कत्ल करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इस पूरे गैंग को खत्म करना होगा, कट्टरपंथी सोच पर हमला करना होगा। 24 से पहले मोदी और योगी के मुस्लिम सपोर्टर्स के मर्डर का यह नया प्रोग्राम यूं ही शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे किसी ना किसी का सियासी दिमाग जरूर लगा है। ये हालात इतने ज्यादा दर्दनाक हैं, इतने कर्बनाक हैं, इतने खतरनाक हैं, जिन्हें आपको समझना होगा। कलम खून में डुबोएंगे और एक एक बात लिखेंगे। हमारे सब्र की हद को देखेंगे। बाबरी मस्जिद तुम्हारे जुल्म की तहरीक को गुजरात लिखेंगे। अगर पीछे के दौर में किसने किसको मारा, अगर इसको दिखा करके नफरत पैदा करनी है तो फिर बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान की तारीख में। लेकिन जो 2002 में हुआ वो भी गलत था, जो 1989 में हुआ वो भी गलत था, जो मेरठ में हुआ वो भी गलत था। उठाओ तारीख भारत की, गुजरात सन 2002 के ऊपर जो गुजरात और गोधरा कांड हुए, 3500 माइनॉरिटी मुसलमानों के जनाजे निकाल दिए गए। आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? आप तारीख उठाओ ना। मुस्लिम मोहल्लों में मोदी के खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है और इस हेट कैंपेन का रिमोट मोदी के सियासी दुश्मनों के हाथ में है। सोचिए, एक हिंदुस्तानी बाबर मोदी को वोट देता है, योगी को सपोर्ट करता है, बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटता है, जश्न मनाता है तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। मोगलिया बाबर तो सबको पसंद है, हिंदुस्तानी बाबर नहीं। नफरत सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानी बाबर मोदी सपोर्टर था, मोदी के फेवर में था। एक बाबर वो था जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करके अपनी सत्ता कायम की थी। एक बाबर ये था जो हिंदुओं की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के साथ था। एक बाबर वो था जो विदेशी मिट्टी में पला, हिंदुस्तान को आकर लूटा। एक बाबर ये था जो देश की मिट्टी में पला, मोदी के नए भारत के ख्वाब के साथ आगे बढ़ा। एक बाबर वो था जिसने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई, अयोध्या में खून की नदियां बहाई। और एक बाबर ये था जिसने मोदी को वोट दिया, योगी को पसंद किया और इसीलिए इस हिंदुस्तानी बाबर का मर्डर कर दिया गया। एक नया ट्रेंड बन रहा है, बहुत डेंजरस गेम चल रहा है, बिल्कुल नया पैटर्न है। निशाने पर मोदी के मुस्लिम सपोर्टर्स हैं। देश में एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर दिया गया है कि अगर कोई मुसलमान मोदी के साथ जाएगा, योगी को वोट करेगा, तो वो बचेगा नहीं, मारा जाएगा, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। ये 22 के बाद का आफ्टर इफेक्ट है, 24 से पहले का नया पॉलिटिकल प्रयोग है। मोदी के सियासी दुश्मनों का मोडस ऑपरेंडी क्लियर है। मोदी के मुसलमान समर्थकों को धमकाओ, डराओ, लड़वाओ और जब इतने से काम न बने तो मर्डर करवाओ। अखलाक तो याद होगा आपको, राहुल का ये ट्वीट याद है ना? देखिए कैसे अखलाक का नाम लिखकर फैलाया गया कि उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो एक मुसलमान था। भाईजान का ये ट्वीट याद कीजिए, टाइमलाइन पर अखलाक भी था, दानिश भी था, प्लान अटैक वाली स्क्रिप्ट भी थी। मगर अफसोस, कल तक जितने मोदी विरोधी अखलाक, जुनैद, दानिश के नाम पर मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, वो सारे के सारे आज चुप हैं। किसी की टाइमलाइन पर यूपी के कुशीनगर के बाबर का जिक्र नहीं है। विदेशी अखबारों ने भी खूब अखलाक किया, मोदी के खिलाफ माहौल बनाया, विजिलेंटे जस्टिस इन इंडिया वाला नैरेटिव चलाया। मगर आज कोई नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान को मुसलमान ने ही मार दिया। बस एक मिनट के लिए सोचिए, अगर बाबर के हत्यारे उसके अपने नहीं किसी और धर्म के होते तो अब तक बवाल मच गया होता, हेडलाइंस छप गई होती, मोदी के सारे विरोधी बाबर के घर राउंड लगाने पहुंच गए होते, विदेशी एजेंडाधारियों ने यूपी का टिकट बुक करवा लिया होता। सच तो यह है कि यह वही उत्तर प्रदेश है
जिसमें बाबर के नाम पर सालों साल सियासत हुई। हर किसी ने अपने सियासी फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की। मगर जब यूपी के बाबर ने मोदी को चुना, योगी को चुना, तो उसकी हत्या कर दी गई। और खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहने वाले नेता या तो चुप हैं या खुल्लम खुल्ला इस पॉलिटिकल मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। सपा के शफीक उर रहमान बर्क को सुनिए। मुस्लिम युवक ने बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांटी थी, तो उसके अपने रिश्तेदारों ने, जो कि मुस्लिम थे, उसकी हत्या कर दी पीट पीट के। हाँ, तो वो मुसलमान नहीं चाहते कि बीजेपी को सपोर्ट किया जाए। नहीं, लेकिन वोट तो आपका अधिकार है, किसी को दे सकते हो। अगर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, और अगर देगा तो क्या उसको मार दिया जाएगा? वो किसी भी पार्टी को दे सकता है, लेकिन ये वोट दिल की आवाज का नाम है, इसलिए मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है बीजेपी में। तो उसने तो अपने दिल की आवाज सुन के बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था, तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो ये वो लोग जाने, उनके घर वाले जाने उन्होंने किस बुनियाद पर उसको ऐसा किया। उनके लोगों का कहना है कि चूंकि वो बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था, मुस्लिम था, इसलिए उसके रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी। हाँ, तो वो गलत कर रहा था। 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 31 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। चुनाव में 82% मुस्लिम पुरुषों और 84% मुस्लिम महिलाओं ने सपा गठबंधन को वोट दिया। ये वही पार्टी है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताकर पिछले कई सालों से लगातार मुस्लिम वोट बटोरती आई है। मगर एक बाबर ने बीजेपी को क्या चुना, उसकी मौत पर मातम मनाना तो दूर, सपा के सांसद ये कहने तक से नहीं हिचकिचाए कि उसने योगी को वोट देकर गलत किया। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी पर मुसलमानों का बढ़ता भरोसा है, जिससे पूरा का पूरा एंटी मोदी इकोसिस्टम बौखला गया है। यूपी का ही एग्जाम्पल लीजिए। अब की बार 8% मुस्लिम पुरुषों और 9% मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया। प्यू रिसर्च का एक सर्वे कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हर 5 में से 1 मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। इस लिहाज से पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 19% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले थे। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे का अपना अंगणित है, अर्थशास्त्र है। 22 के चुनावी नतीजों की नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय को मिला। करीब 30 से 35% मुसलमानों को मोदी और योगी सरकार की अलग अलग स्कीम से फायदा पहुंचा। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सौभाग्य योजना में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना हो, उज्ज्वला योजना, खाद्यान्न योजना, आयुष्मान भारत या किसी भी योजना को लीजिए, मुस्लिम समाज को उसकी संख्या के प्रतिशत से कई गुना ज्यादा लाभ मिला। यानी योगी ने राशन बांटने में कोई फर्क नहीं किया, किसी भी योजना में फर्क नहीं किया। अगर हिंदू को मिला तो मुसलमान को भी जमकर मिला। यही बात हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को अच्छी लगी तो उन्होंने मोदी और योगी को एक बार फिर चुना। 24 से पहले मुसलमान मोहल्लों में मोदी के बढ़ते ग्राफ से विरोधी सदमे में है। एंटी मोदी मोर्चे को अभी से लगने लगा है कि मुसलमान वोट वाला फिक्स डिपॉजिट उनके खेमे से निकलकर मोदी के खेमे में तेजी से शिफ्ट हो रहा है। इसलिए मुसलमानों के मन में प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ मोदी का डर, योगी का डर बिठाया जाता है। दिलों में कहीं दूरियां पैदा नहीं हुई हैं। ये तमाम भ्रम फैलाने का काम ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस कर रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज योगी जी के जो कामों से प्रभावित होके बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। वो देख रहा है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके जो सपने को योगी जी आगे ले जा रहे हैं। तो आम जनमानस में एक विश्वास आया है कि बहुत दिनों बाद उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के ये मुख्यमंत्री उनके उन्नति के लिए काम कर रहा है। और यही बात जो है विपक्षियों को पच नहीं रही है। 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, तमाम जगह इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने सपा को नकारा है। और सपा अब तिलमिला गई है। ये जो हमारे अखिलेश जी तिलमिला गए हैं, उनके नेतागण तिलमिला गए हैं, क्योंकि अब सत्ता से बाहर हैं, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। विधानसभा के भीतर भले ही अखिलेश योगी से हाथ मिलाएं, खूब खिलखिलाएं,
हाथ जोड़कर योगी को शुभकामनाएं दें, मगर असली खेला तो असेंबली से बाहर चल रहा है। कुशीनगर के बाबर की हत्या सिर्फ इकलौती घटना नहीं है, सब कुछ सुनियोजित तरीके से चल रहा है। जम्मू से लेकर कुशीनगर तक अलग अलग किरदार एक्टिव हैं। मुसलमानों को डराने वाला, बहकाने वाला, भड़काने वाला प्लान एक्टिव है। ये काम मस्जिद से कुछ मौलाना भी करते हैं और यूट्यूब पर मौलाना ब्रिगेड की अलग अलग तकरीरों से भी एजेंडा चलाया जाता है। दोस्तों, आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपकी ताकत को, आपके वजूद को डैमेज करने के लिए हद तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 1990 के वक्त में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ न हुआ वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन उनके पेट में मरोड़ उठता है। वो फिल्मों का सहारा लेकर 32 साल के बाद ये बतलाना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है। ये बोलना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा इन लोगों को। इन्हें ये नहीं समझ में आता है, किसी आदमी ने लिखा था, इन्हें गुजरात का दर्द समझ में नहीं आता। इन्हें हाशिम फिरोजाबाद के इलाके का वो ज़माना नहीं याद आता। इन्हें मुरादाबाद के महल्ले याद नहीं आते। इन्हें भागलपुर की सरजमीन नहीं याद आती। मुल्क के हालात क्या हैं? 30 साल पहले कश्मीर में कोई वाकया हुआ, एक फिल्म बनाई गई और उस फिल्म के अंदर यह दिखाया गया कि कश्मीर में एक खास मजहब के लोगों ने दूसरे मजहब के लोगों को मारा, काटा, उनकी औरतों की इज्जत को लूटा। और आज ये फिल्म दिखा करके पूरे हिंदुस्तान में उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि मुल्क का भाईचारा खत्म हो और लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत को पाएं। अगर यही होना है तो आपके बिहार में भागलपुर में 1989 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। सैकड़ों मुसलमानों को मार करके खेतों में दबा दिया गया और उनके जिस्मों के ऊपर गोभी उगा दी गई। हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा में सैकड़ों मुसलमानों को पीएसी ने भून करके उनकी लाशों को नहर में बहा दिया। 2002 में गुजरात में हजारों मुसलमान मारे गए। प्रेग्नेंट औरतों के पेट में नेजा मारकर बच्चे को निकाल के हवा में लहराया गया। अगर घटनाओं पर फिल्में बननी चाहिए मेरे भाइयों, तो 2002 की घटनाओं पर भी फिल्में बननी चाहिए। हेट स्पीच वाले मौलानाओं की फैक्ट्री में पिछले 2 हफ्तों से लगातार ऐसे वीडियो बन रहे हैं, मोबाइल पहुंच रहे हैं। एक मौलाना साहब तो ऐसे हैं जिनके मुताबिक बहुत कम कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ। सोचिए, जहां से लाखों कश्मीरी हिंदू जान बचाकर भागे, मौलाना साहब के लिए वो नंबर्स बहुत कम है। हाँ, बाकी का रिपोर्ट कार्ड उन्हें कंठस्थ है। आज पाठ दिए ब्राह्मण को और पंडित को, कुछ थोड़े से पंडित के ऊपर जुल्म ज्यादती हुए वहां के लॉ एंड ऑर्डर के गैर मैनेजमेंट के एतबार से मुसलमानों के सर पर थोप दिया कि मुसलमानों ने उनको वहां से भगाया या मुसलमानों ने उनकी हत्या की। जो गुजरात और गोधरा कांड हुए, 3500 माइनॉरिटी मुसलमानों के जनाजे निकाल दिए गए। आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? आप तारीख उठाओ ना, 1967 की कलकत्ता की तारीख उठाओ, उसके ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते? 1970 का वाकया है, उठाओ भिवंडी के दंगे को उठाओ, माइनॉरिटी मुसलमान मारे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? 1980 का वाकया है, कहां का 1980 का वाकया? आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सन 2013 मुजफ्फरनगर का कांड देखो, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो आप? उस पर भी बनाओ, बनाना पड़ेगा। ये सब जो हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा। जो कुछ भी कहा जा रहा है ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा है। मकसद मोदी और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा करना है। मैंने पहले ही कहा था कि देश को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं, खतरा है उस कट्टरपंथी सोच से। जो कुशीनगर की घटना हुई, चाहे उसके पहले हिजाब की घटना हुई, कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। कोई लोकतंत्र में अपने मन से वोट देना चाहे उसे मॉब लिंचिंग करेंगे।
तो ये मॉब लिंचिंग पर इनकी जुबान बंद है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई राष्ट्रीयता की बात करे, कोई अपने मन से वोट की बात करे तो इन्हें कबूल नहीं, इन्हें तो केवल शरीयत कानून ही चाहिए। लेकिन सर, क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं कर सकता या फिर मुस्लिम बीजेपी की जीत की खुशी नहीं मना सकता? देखिए, ये लोकतंत्र का अपमान है। जो घटना कुशीनगर में घटी है, जो लोगों के बीच आ रहा है, इसमें सीधा है कि वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता उनकी मर्जी के खिलाफ, बीजेपी को वोट नहीं दे सकता उनके मर्जी के खिलाफ। तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसके सिवा ये तो लग रहा है जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान हो। सच तो यह है कि 24 से पहले की पिच रेडी हो रही है, मगर क्या भारत का मुसलमान वाकई डरा हुआ है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुसलमान मोदी को पसंद करते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल हां। हिंदुस्तान का वो तबका जो किसी रट्टू तोते की तरह प्री प्लान्ड तरीके से मुसलमान डरा हुआ है वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है, आज उसे एक सर्वे दिखाते हैं। प्यू रिसर्च के सर्वे में लोगों से पूछा गया, क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है? इसके जवाब में 91% हिंदुओं का जवाब हां था। 89% मुस्लिम बोले उन्हें पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता है। 89% ईसाई, 82% सिख, 93% बौद्ध और 85% जैन धर्म के लोगों की भी यही राय थी। मोदी विरोध के चक्कर में सियासत करने वालों ने दो समुदायों के बीच बंटवारा करके एक भ्रम यह भी फैलाया कि हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। मगर पीयू के इसी सर्वे में 85% हिंदुओं ने कहा कि दूसरे धर्मों की इज्जत करना एक सच्चा भारतीय होने का निशान है। 78% मुसलमानों और ईसाइयों की भी यही राय थी। 95% मुस्लिम आबादी हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करती है, जबकि 85% मुस्लिम मानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति दूसरे देशों की संस्कृति से लाख गुना बेहतर है। अब एक और फैक्ट देखिए। सवाल पूछा गया कि रिलीजियस डाइवर्सिटी होने से देश को फायदा होता है या नुकसान। इसके जवाब में 52% हिंदुओं की राय थी कि इससे देश को फायदा होता है। 56% मुसलमानों ने भी इसे देश के लिए फायदेमंद बताया। एक लाइन में कहें तो बात बहुत सिंपल है, मुसलमान मोदी को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं और ये बात विरोधी पचा नहीं पा रहे। इसीलिए अभी से हेट फैक्ट्रियां खुल गई हैं और मोदी विरोधी इकोसिस्टम 24 वाली पटकथा पर काम शुरू कर चुका है। कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाले शारदा मंदिर का काम लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शुरू हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर अब बदलने लगा है। मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने पर भी काम कर रही है। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो अब पूरा हिंदुस्तान जानता है और जिन्होंने यह नरसंहार किया उनकी फाइल्स दोबारा खुलने वाली हैं। फिर से पूरे हत्याकांड की जांच होगी और इस बार कोई गुनहगार नहीं बच पाएगा। कश्मीर में फिर गोली चली, फिर आतंकियों ने जान ली, फिर एक मां ने अपने बच्चों को खो दिया, फिर एक घर बर्बाद हो गया। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है उसकी नींव साल 1990 में रखी गई। नींव रखने वाले भी कश्मीरी थे और मरने वाले भी कश्मीरी थे। कश्मीर फाइल्स का हर पन्ना दर्द, खून, नरसंहार से भरा पड़ा है। लेकिन इस फाइल के दो पन्ने हैं ऐसे हैं जिनको अपने आतंक की सजा नहीं मिली है, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे। 19 जनवरी 1990 में जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और अभी कश्मीर के जो हालात हैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तौर पर यासीन मलिक और बिट्टा कराटे का हाथ है। बिट्टा कराटे ने कैमरे के सामने अपना जुल्म कबूला था, लेकिन उसको सजा क्यों नहीं मिली? यासीन मलिक का सच पूरी दुनिया जानती है, फिर भी यासीन मलिक पर गाज क्यों नहीं गिरी?
पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? यासीन मलिक के एक नहीं कई चेहरे हैं, कई रूप है। यासीन मलिक कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा गुनहगार है, हर एक हिंदुस्तानी का मुजरिम है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में यासीन मलिक एक हीरो है, जिसका स्वागत ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैनिक आया हो। यासीन मलिक कश्मीर में अपने आप को कुछ और दिखाता है, जब दिल्ली आता है तो कुछ और बन जाता है, और जब पाकिस्तान जाता है तो उसका असली रंग नजर आता है। आप बहादुर तो हैं, एक कमांडो एक्शन में 5वीं मंजिल से छलांग लगाई, ये अलग बात है कि उससे आप शदीद जख्मी हुए, आंख, चेहरे और दिमाग पर चोटें आ गईं। वाकया क्या था? अप्रैल 1990 डाउनटाउन श्रीनगर में मैं और मेरे साथी एक मकान में थे। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लग चुका था, तो हम जिस हाइड आउट पे थे तो उस पे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का रेड हुआ। तो मैं ऊपर 5वीं मंजिल पे चढ़ा, तो मैंने कोशिश की थी देखने की, चूँकि डाउनटाउन में मकान साथ साथ होते थे, तो मैं जगह बना रहा था कि कोई मकान है जिस पे मैं छलांग लगाऊं, लेकिन उसमें स्पेस ज़्यादा थी, कोई स्पेस नहीं निकल के आ रही थी। फिर आगे सड़क थी, तकरीबन 14-15 फुट की सड़क, और उसके बाद जो है नीचे एक दुकान थी फर्स्ट फ्लोर पे बनी, बीच में हाई टेंशन तारें थी बिजली की। मैं इसको वर्कआउट कर रहा था कि अगर मैं उस पर छलांग लगाऊं तो उस पर मैं नीचे गिरूं फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं बच सकता हूं। लेकिन जो ये हवा में तकरीबन 16-17 फीट की सड़क क्रॉस करनी थी, वो क्रॉस नहीं हो पाई, मैं नीचे गिर गया। तो नीचे जब गिरा तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं, मैं कोमा में था, मेरी बॉडी से सारा खून निकल गया था। वो हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने वहाँ डेड बॉडी छोड़ दी, लेकिन गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया मेरी डेथ का, और दुनिया में सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, क्योंकि हर डॉक्टर का ओपिनियन था कि ये नहीं बच सकता है, बट इट वाज गॉड्स मिरेकल कि मैं बच गया। ये यासीन मलिक का पाकिस्तानी घर है, एक कराची में है और एक POK में। ये यासीन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी मिशाल मलिक है, जो पाकिस्तान से बैठकर कश्मीर को भड़काने का काम करती हैं। हिंदुस्तान के लिए यासीन मलिक एक गुनहगार से ज्यादा कुछ और नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से यासीन मलिक के रिश्ते काफी पुराने हैं। ये बात लोगों से छिपा कर रखी गई कि इमरान खान और यासीन मलिक अच्छे दोस्त हैं, और यासीन मलिक हिंदुस्तान से पैसे ले जाकर POK में दान करता था। मैं आज खास तौर पे एक तो अली गिलानी जो इस वक्त जेल में है मकबूजा कश्मीर में, उनको आज सलाम पेश करना चाहता हूं, उनकी जद्दोजहद को। और दूसरा यासीन मलिक, आज से 16 साल पहले जब जल्जला आया था, जब आजाद कश्मीर में जल्जला आया था, तो मेरे साथ यासीन मलिक हम सारे इलाकों में गए। कश्मीर से वो पैसे लेके आया था, और यासीन मलिक ने सारे लोगों के अंदर मुतासरीन में पैसे बांटे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आज हम इस जलसे से यासीन मलिक आपको पैगाम दे रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब कश्मीर में क्या होगा, कैसे होगा, यह यासीन मलिक ही तय करता था। जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया था, उस दौर में यासीन मलिक कश्मीरी आतंक का चेहरा बन गया था। कश्मीर की मुस्लिम आवाम यासीन मलिक को नायक मानने लगी थी। यासीन मलिक 200 बार जेल जा चुका है, करीब 10 साल तक जेल की कैद में रहा।
यासीन मलिक पर कत्ल तक के आरोप हैं, लेकिन जब भी यासीन मलिक जेल से छूट कर आता तो उसका खैर मकदम ऐसे होता जैसे वो कोई जंग जीत कर आया हो। यासीन मलिक के हौसले इतने बुलंद थे कि वो सरेआम पुलिस पर हाथ उठा देता, जब चाहे कश्मीर को बंद करवा देता। कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप की बात की जाए तो कश्मीर को जलाने लगता। लेकिन 2019 के बाद सब कुछ बदल गया। पहले यासीन मलिक की गिरफ्तारी हुई, फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और यासीन का काउंटडाउन शुरू हुआ। आखिरी राब्ता हुआ। बहुत ही अजीब सी बात है कि 22 फरवरी हमारी शादी की सालगिरह थी, 10वीं, और मैंने अपने ट्विटर के ऊपर डाला हुआ था अपनी शादी की फोटोग्राफ उनके साथ। उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट, आपको पता है वो सोशल मीडिया पे इतने हैं नहीं, मैंने ही उनका अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो कभी कभी उसको एक्टिवेट करते हैं, तो उन्होंने वहां पे हमारी पिक्चर लगाई हुई थी कि 10 years हो गए, डेकेड और टुगेदरनेस, हालांकि कितनी जुदाइयां भी हैं। तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा, कि भी ये खुदा न खास्ता आखिरी आप लोगों की होगी वेडिंग एनिवर्सरी ईयर। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर